हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो दोस्तों, इसके पीछे के जो 8 चैप्टर हैं उनका भी वीडियो बना करके हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया है। दोस्तों, उसकी जो है एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आपको वो प्लेलिस्ट हमारे चैनल विराज पाठशाला पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप जाकर के वहाँ पे उन वीडियोज़ को एक क्रमिक रूप से आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है आज का अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। दोस्तों, इस चैप्टर का पहला हेडिंग है लोहे के औजार और खेती। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। दोस्तों, महापाषाण कब्रों और महापाषाण काल के बारे में हम जो है चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, महापाषाण कब्रें जो थी वो दक्षिण भारत में जो है विशेष रूप से प्रचलित थी। इसके साथ ही ये कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में भी जो है कहीं कहीं पर प्रचलित थी। और महापाषाण कब्रों में जो है लोहे के औजार और हथियार जो है बड़ी संख्या में मिले हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। तो दोस्तों, 2500 वर्ष पूर्व हमें जो है लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। और इसका उपयोग क्यों बढ़ा? क्योंकि जंगलों को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर इससे जो है कुल्हाड़ियां बनाई गई, तथा जो है कृषि करने के लिए या कहें जुताई करने के लिए हलों के फाल लोहे से बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का उत्पादन लोहे के फाल के इस्तेमाल से बढ़ गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कृषि का उत्पादन लोहे के फाल से क्यों बढ़ गया। तो दोस्तों देखिए, पहले क्या होता था कि जो जुताई होती थी वो लकड़ी के हल से होती थी, और उसमें जो है लकड़ी के फाल होते थे। लेकिन जहां कहीं भी मान लीजिए कठोर जमीन होती थी, तो कभी कभी जो है जुताई सही से नहीं हो पाती थी, और जो लकड़ी के हल होते थे वो टूट जाते थे। लेकिन जब लोहे की खोज हो गई और जब लोहे के फाल बनने शुरू हो गए, तो जुताई करना जो है बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि जो कठोर जमीन को भी है बहुत आसानी से उसकी भी जुताई कर दी जाती थी। तो इससे क्या हुआ, कृषि में प्रगति हुई और पैदावार बहुत ही अधिक पैमाने पर हुआ। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, उसमें एक सिंचाई भी है। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। तो दोस्तों, ये अभी तक जो भी पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो सभी पॉइंट आपको जो है चैप्टर नंबर 7 में जो है बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा। तो आप जो है चैप्टर नंबर 7 को एक बार जाकर के जरूर देखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, इसलिए वह किसानों से कर लेते थे। दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो किसानों से ही कर क्यों लेते थे। तो दोस्तों, उस समय जो है हमारे यहाँ जो है कृषि बहुत ही व्यापक स्तर पर होता था, और जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे, मतलब ज्यादातर लोग जो थे वो कृषि कार्य में ही सम्मिलित थे। तो इसीलिए जो है किसानों से कर राजा लेता था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है कृषि का कार्य ही करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ने से राजस्व भी बढ़ा। तो दोस्तों, जब कृषि उत्पादन बढ़ा तो राजा का जो है धन भी बढ़ा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से जो है सीटेट में प्रश्न कई बार बन चुका है, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम जो है 3 तरह के लोग रहते थे। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने तरीके के लोग रहते थे, 3 तरीके के, और वो कौन कौन से हैं, यही पॉइंट आपको याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लाल या विल्लार कहा जाता था। दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लाल कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर यानी जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी और दास
को कैडिसियार और अदिमई कहा जाता था। दोस्तों आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है वेल्लाल कहा जाता है। इसके बाद आपको ये पॉइंट अब याद रखना है कि साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता है, तो उनको जो है उणवार कहा जाता है। इसके साथ भूमिहीन मजदूर और दास को जो है कड़सियार और अदिमई कहा जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना, इसीलिए जो है इसको मैंने बहुत ही बलपूर्वक दे करके और कई बार पढ़ा है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो दोस्तों ग्राम भोजक कौन होता था, तो जो है गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे जो है ग्राम भोजक कहते थे। इसके साथ अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी ये पद अनुवांशिक था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ग्राम भोजक का पद था वो अनुवांशिक था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इसकी जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ग्राम भोजक के पद पर जो है गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी विराजमान होता था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। किसको, तो ग्राम भोजक को, यानी ग्राम भोजक का एक काम कर वसूलने का भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो दोस्तों जो ग्राम भोजक थे वो कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी किया करते थे। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हैं ग्राम भोजक से संबंधित आपको एकदम रट लेना है। सीटेट में प्रश्न बन सकता है कि ग्राम भोजक से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, और इन सभी पॉइंट्स को दे करके पूछ सकता है कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही या तीनों सही। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और इन सभी पॉइंट्स को आपको जो है बहुत ही सही तरीके से याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें जो है गृहपति कहते थे। ये इनमें ज्यादातर छोटे किसान आते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गृहपति कौन होता था, तो गृहपति जो होते थे वो स्वतंत्र कृषक होते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि संगम साहित्य क्या है, तो ये तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकी रचना करीब 300 साल पहले की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, देखिए दोस्तों मदुरई कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। तो दोस्तों देखिए संगम उस स्थान को कहते हैं जहां पर एक से अधिक लोगों का मिलन हो। जैसे आप लोग अगर प्रयागराज में गए होंगे या इलाहाबाद में गए होंगे तो वहां पर जो है 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती, उनको क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। इसी तरीके से जो तमिलनाडु के मदुरई में जो है कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। किसका, तो संगम साहित्य का। तो इस संगम साहित्य का, इसीलिए इन्हें संगम साहित्य कहते हैं। दोस्तों इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहते हैं, अब जो बता रहा हूं उसको एक बार और सुन लीजिएगा। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि तमिलनाडु के मदुरई में जो है कई कवि एक साथ आए और कुछ साहित्य की रचना की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कवियों का सम्मेलन हुआ या संगम हुआ और यहाँ पर जो है कुछ साहित्य की रचना हुई, इसीलिए दोस्तों इनको जो है संगम साहित्य कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नगर क्या कहती हैं, कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो जातक कथाएं वे कहानियां होती हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी तथा बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रश्न बन चुका है कि जातक कथाएं क्या हैं और किससे संबंधित हैं। तो जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए अनेक शहरों में वलयकूप मिलते हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। देखिए दोस्तों जो वलयकूप हैं इसे इंग्लिश में कहते हैं रिंग वेल, और अगर हम बात करें वलयकूप तो सामान्यतः ये कुआं होता था। दोस्तों जो आजकल के कुएं आपको देखने को मिलते हैं वही वलयकूप हैं। तो दोस्तों शहरों में वलयकूप भी मिले हैं और ये वलयकूप गुसलखाना मतलब होता है नहाने की जगह, तो गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में वलयकूप का साक्ष्य मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, वो आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सांची में एक मूर्ति कला का साक्ष्य मिला है जिसमें शहर के जीवन का दृश्य दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ पर एक मूर्ति कला का साक्ष्य मिला है जिसमें शहर के जीवन का दृश्य दर्शाया गया है, तो वो मध्य प्रदेश के सांची में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बेरीगाचा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। यानी बेरीगाचा की कहानी यहाँ पे दी गई है और बताया गया यहाँ पे क्या होता था। देखिए दोस्तों बेरीगाचा भरूच का जो है यूनानी नाम है और ये भरूच जो है गुजरात में एक बंदरगाह है यानी पोर्ट है, ये याद रखना है आपको। तो बेरीगाचा यानी भरूच में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात किया जाता था। तो दोस्तों याद रखना है कि बेरीगाचा यानी भरूच में किन चीजों का आयात किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कालीनियर पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यानी परफ्यूम यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है दोनों, कि बेरीगाचा से कौन सी चीज आयात की जाती थी और कौन सी चीज निर्यात की जाती थी। एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा बेरीगाचा भरूच पत्तन का विवरण दिया गया है। दोस्तों पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग अपना सिक्कों के बारे में। तो सबसे पुराना सिक्के आहत सिक्के होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे पुराने सिक्के कौन से थे, तो वो आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें जो है आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए दोस्तों जो आहत सिक्का होता था वो सोने या चांदी या तांबे को पीट करके बनाया जाता था या उस पर प्रहार करके बनाया जाता था या उसे आहत करके बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें जो है आहत सिक्का कहा जाता है। और ये सबसे पुराने सिक्के हैं, ये बात आपको याद रखना है। संगम साहित्य से पता चलता है कि संगम युग में विनिमय मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी होता था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रचलन संगम काल में था। देखिए दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और उसे चावल की जरूरत है, और मान लीजिए किसी के पास चावल है तो और उसे गेहूं की जरूरत है, तो ये लोग क्या करते थे, अपने में वस्तुओं का फेरबदल कर लेते थे। इसी को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है और इसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि संगम साहित्य से पता चलता है हमें कि विनिमय के लिए जो है सिक्कों के अलावा, सिक्कों का तो प्रयोग होता ही था लेकिन सिक्कों के अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलन में थी संगम काल में। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, और इसमें हमें जो है किस नगर के बारे में पढ़ना है, तो हमें मथुरा नगर के बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट है मथुरा के बारे में। मथुरा नगर 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। देखिए दोस्तों जो मथुरा था वहां से यातायात और व्यापार करना जो है बहुत ही आसान था। देखिए दोस्तों जहाँ व्यापार करने के लिए जो है यातायात के साधन का अगर सुलभ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर यातायात के साधन उपलब्ध हैं तो व्यापार जो है ऑटोमेटिक जो है अच्छे लेवल पर होगा। तो जो मथुरा था वह यातायात और व्यापार के दो मुख्य स्रोतों पर स्थित था, इसीलिए जो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र और नगर बन गया। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर तथा दूसरा रास्ता उत्तर से जो है दक्षिण की ओर जाने वाला था। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनमें से जो एक रास्ता था वो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था और दूसरा रास्ता जो था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। मथुरा में अनेक मंदिर थे तथा मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मथुरा जो है किसकी दूसरी राजधानी बनी थी, तो वो कुषाणों की बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा तथा यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी मिले हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो मथुरा था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित लोगों से धार्मिक केंद्र भी था। ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज भी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों
तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, प्रस्तर खंड का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। तो मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियां पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रस्तर खंड और मूर्तियां कहां पर मिली हैं? दोस्तों आपको याद रखना है, मथुरा में। प्रश्न बन सकता है कि किस जगह पर प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं? तो वो है मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों को उल्लेख मिले हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट खूब पूछता है, पूछ सकता है कि किस जगह के अभिलेख से सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों की उल्लेख मिले हैं। तो वो आपको याद रखना है कि मथुरा से मिले अभिलेख से। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और ये जो हेडिंग है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना फिर से रहेगी। पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी। तो दोस्तों जो ये बर्तन मिले हुए हैं इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र या बर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उपमहाद्वीप के यानी अपने देश के उत्तरी भाग में मिले हैं। इसके साथ ये काले रंग के होते थे और इसमें एक खास चमक होती थी, इसीलिए इन्हें जो है उत्तरी काले चमकीले पात्र या बर्तन कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बन सकता है। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री तथा पुरुष दोनों काम करते थे। दोस्तों पूछ सकता है कि वाराणसी और मदुरई किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वो कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो उत्तर में कौन सा? वाराणसी, और दक्षिण में मदुरई। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। देखते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी व्यवस्था से हमेशा प्रश्न बने हैं। तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि श्रेणी क्या था? तो शिल्पकार और व्यापारियों द्वारा बनाए गए अपने संघ थे जिन्हें जो है श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। तो दोस्तों इन श्रेणियों के क्या काम थे उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट श्रेणी व्यवस्था से संबंधित है आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन सीटेट में बन सकता है कि श्रेणी व्यवस्था से संबंधित कौन से पॉइंट सत्य हैं, निम्न से कौन से पॉइंट सत्य हैं, और हो सकता है कि ये जितने भी पॉइंट हैं आपको उसमें दे दे और उनमें से पूछ ले कौन से पॉइंट सत्य हैं, एक सत्य है, दो सत्य है, तीनों सत्य है या चारों सत्य हैं। तो दोस्तों जो भी पॉइंट है आपको सब कुछ याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि श्रेणियां जो होती थी उस समय वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न, वही मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे प्रश्न खूब पूछता है, दे देता है कुछ विवरण और पूछता है ऐसा विवरण या कथन किस ग्रंथ में या किस अभिलेख में दिया गया है। तो ये देखते हैं इस नोट को। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा शन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में वर्णित है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, और डायरेक्टली प्रश्न देख करके पूछ सकता है कि ये कथन, पूरा ये कथन जो है दे देगा और पूछेगा कि ये जो निर्देश दिए गए हैं किस ग्रंथ से हमें जो है ये निर्देश प्राप्त होते हैं। तो वो निर्देश हमें जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से मिलते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
देखते हैं दोस्तों सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताया हूं और हर वीडियो में और हर चैप्टर में दो ऐसे विशिष्ट स्थान दिए गए हैं जिनसे जो है प्रश्न बने हैं, और हर चैप्टर में दो विशिष्ट स्थानों का उल्लेख किया गया है। और मैं हर बार कर रहा हूं, जो विशिष्ट स्थान है उनको आप लोग, उनसे संबंधित चीजों को आप लोग रट लीजिए। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग अरिकामेडू के बारे में देखेंगे। तो अरिकामेडू जो कि पुदुचेरी में है, या कह लें कि पुदुचेरी को पहले अरिकामेडू के नाम से जाना जाता था। तो अरिकामेडू पुदुचेरी लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। पत्तन यानी बंदरगाह पोर्ट था। यहाँ दूर दराज से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। तो दोस्तों अगर बंदरगाह है, पत्तन है और वहां पे सामान लाएंगे और वहां से ले जाए जाएंगे तो वहां पे जो है गोदाम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी अरिकामेडू में भी एक ईंटों का ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों पूछ सकता है सीटेट में कि एम्फोरा नामक पात्र कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों ये है अरिकामेडू में मिले हैं, और ये आपको याद रखना है कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहुत ही फेमस थे। दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या होता है, जब हम लोग जो है भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उनमें इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। दोस्तों आपको याद रखना है अरिकामेडू से जो है लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, और ये एरेटाइन क्या है, तो ये इसका जो नामकरण हुआ है ये इटली के एक शहर के नाम पर किया गया है। किसका, तो जो एरेटाइन बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, तो एरेटाइन कहाँ पे है, तो वो इटली का जो है एक शहर है। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है कि यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। देखिए दोस्तों इस पॉइंट को आपको समझ लीजिए, जो नीचे वाला पॉइंट है। देखिए मान लीजिए इस तरीके का कोई सांचा रहा होगा, ठीक है, और इस सांचे पे जो है मुहर भी लगा होता था। ठीक है ना, मुहर लगा होता था। तो मान लीजिए मुहर मतलब आकृति कुछ बनी होती थी इस ढांचे में। तो जो मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी, उसको क्या करते थे, इसमें इस सांचे में ढाल देते थे, और वो इससे क्या होता था, बर्तन तैयार हो जाता था, और इसमें जो आकृति होती थी उन बर्तनों पर आ जाती थी। तो यही बात इसमें कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर यानी अरिकामेडू से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़े, रंगाई के कुंड आदि मिले हुए हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अरिकामेडू का रोमन नाम पोडुका है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए किया जाता था। दोस्तों ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है हमारे यहाँ कई जगहों पर किया गया है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है कि वर्तमान में जो भी लिपियां प्रयोग की जा रही हैं उनमें से ज्यादातर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा नोट आप लोगों के लिए है, भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है, आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले हिंद यमन आए, इसके बाद शक आए, इसके बाद हिंद पार्थियन जिसे पहलव भी कहा जाता है वो आए, और लास्ट में कुषाण आए। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग रोम इटली का एक शहर है उसके बारे में थोड़ा सा जो हम लोग संक्षिप्त जानकारी ले लेंगे। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास तब हुआ जब गंगा के मैदानों के शहर बस रहे थे। तो दोस्तों गंगा के सहायक नदी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र में जो है मगध जैसे नगरों का विकास हुआ है। तो वही कह रहा है कि जब उन सब नगरों का विकास हो रहा था तो यूरोप में जो है रोम का भी विकास हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तथा एशिया तक फैला साम्राज्य था। आगस्टस ने करीब 200 साल पहले यहाँ शासन किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है आगस्टस नामक एक राजा था जो 2000 साल पहले रोम पर जो है वो शासन किया था। उसने कहा था रोम ईंटों का शहर था, मैंने
इसे संगमरमर का बनवाया। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। रोम में बड़े बड़े जलवाही सेतु जिसे एक्वाडक्ट कहा जाता है, तो रोम में बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों, गोसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक्वाडक्ट कहाँ पर था, तो ये रोम में था। और एक्वाडक्ट के जरिए जो है स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों में, अभी मैंने बताया था गुसलखाना मतलब होता है नहाने की जगह, वहां पर जो है पानी लाया जाता था। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हो सके तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।